पहला थॉट आपके मन में क्या आया था उस समय? सर मुंडाते ओले पड़े, एनसीडीएक्स बंद नहीं हो जाए। एक बार तो हमें आशंका ये लग रही थी। जब ये पहली बार बैन लगा था तो आपको लगा था कि इतना लंबा खिंच जाएगा, या आप लोगों के पास किस तरह का मैसेज था? पर ये जब भी बैन लगे थे वो 1 या 2 साल में चले गए। ये पहली बार हुआ है कि कंटिन्यूसली 5 साल से चल रहा है, तो हमें कभी भी अंदेशा नहीं था कि इतने साल चलेगा। कब तक ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इक्विटी के एनसीडीएक्स पे? अगस्त या सितंबर तक यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट हमारे शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे म्यूचुअल फंड। गाँव में लोग क्या करते हैं, या तो सोना खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं या ज़मीन में गाड़ के रखते हैं। आपको लगता है अभी उम्मीद है कि हाँ अभी हट जाएगा कुछ समय में, या अभी आपको लगता है कि आप हिम्मत हार गए हैं? आज की तारीख में करीब 13 लाख फार्मर्स एनसीडीएक्स पे ट्रेड कर चुके हैं। भारत के खेती के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के मार्केट के लिए डेरिवेटिव मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, इससे अच्छा कोई उसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ऐसी एक चीज़ जो आपको लगा कि बहुत अच्छा हो गया और एक किसी चीज़ का जो मलाल रह गया हो? बांग्लादेश में जो ढाका एक्सचेंज है उसमें करीब 25% चाइना ले चुका है शेयर्स। एनसीडीईएक्स देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है। डॉक्टर अरुण रस्ते ने जून 2021 में बतौर सीईओ इसकी कमान संभाली ही थी कि कुछ ही महीने में 7 मेजर एग्री कमोडिटीज़ के वायदा पर प्रतिबंध लग गया। ये प्रतिबंध अब भी जारी है और हर साल बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल ये कहानी एनसीडीईएक्स के लिए पुरानी हो चुकी है। एक्सचेंज अब नए रास्ते पर बढ़ चुका है। एक्सचेंज अब इक्विटी में कारोबार शुरू करने जा रहा है। इसे म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म शुरू करने की भी मंजूरी मिल चुकी है और अगले महीने तक मोस्ट प्रोबेबली म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो जाएगा। एनसीडीईएक्स की योजनाओं पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन डॉक्टर अरुण रस्ते। जागरण बिजनेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा वही है, जून 2021 में आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 3 या 4 महीने बाद ही सारी मेजर कमोडिटीज़ में वायदा बैन हो गया जी। पहला थॉट आपके मन में क्या आया था उस समय? देखिए, आज मैं 5 साल बाद तो ये कह सकता हूँ कि सर मुंडाते ओले पड़े, क्योंकि जो हम 2,500 से 3,000 करोड़ पर दिन का जो एडीटीवी हमारा होता था, एवरेज डेली ट्रांजैक्शन, वो मुश्किल से 300 पे आ गया था। मतलब करीब 90% बिजनेस हमारा चला गया। तो पहला ख्याल था कि कैसे चलेगा एक्सचेंज। उसी दौरान एनएसई से हमारे मर्जर की बात भी चल रही थी, तो वो एक आशा थी कि अगर कमोडिटीज़ नहीं भी आती हैं पर एनएसई ऐसा कोई हमारे साथ रहेगा तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। हमने अपनी कोशिश बरकरार रखी कि कमोडिटीज़ को वापस लाया जाए। काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं उसके बारे में, हमने भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, पर कुछ हो नहीं पाया। और करीब 1.5-2 साल बाद ये भी हो गया कि एनसीडीएक्स और एनएसई का जो मर्जर होना था वो भी नहीं हुआ। तो उसके बाद तो हमें झटका सा लगा था कि हर साल करीब 50 करोड़ का नुकसान हो रहा था हमारा, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट तो वही होगी, मैन पावर कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी, रेगुलेशंस जो बाकी एक्सचेंजेस के लिए हैं वो एनसीडीएक्स पे लगे हुए थे। तो सभी चीज़ें मतलब इस तरह चल रही थी कि हम लोग इस कगार पे थे कि एनसीडीएक्स बंद नहीं हो जाए। एक बार तो हमें आशंका ये लग रही थी। फिर हमने सोचना शुरू किया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा कि जब एफएमसी से सेबी का और एफएमसी का जब मर्जर हो गया था तो हमें तो स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, हम तो पूरी तरह स्टॉक एक्सचेंज है। बस एक सेगमेंट चला रहे हैं, हम एग्री सेगमेंट चला रहे हैं, तो हम बाकी सेगमेंट में क्यों नहीं जा सकते? तब हमने दूसरे सेगमेंट देखना शुरू की, क्या कर सकते हैं। तो हमने पहले सोचा कि कमोडिटी में है, हम कमोडिटी में ही कोशिश करते हैं। तो हमने 1-2 कमोडिटीज़ की ट्राई की। हमने स्टील का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली हमारा भी स्टील प्रोडक्ट नहीं चला, हमारे जो दूसरे एक्सचेंज है कमोडिटी के उनका भी स्टील प्रोडक्ट नहीं चला। वो इसलिए नहीं चला कि स्टील की अगर मार्केट में आप देखेंगे तो बीआईएस स्टैंडर्ड किसी को नहीं चाहिए होता, पर हमारा जो स्टैंडर्ड रेगुलेटर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसमें बीआईएस स्टैंडर्ड होता है। तो जब मार्केट में जिसकी डिमांड नहीं है वो प्रोडक्ट नहीं चल सकता, तो हमारा वो प्रोडक्ट चला नहीं अभी तक। हमारी ये कोशिश जारी रही कि डाइवर्सिफाई किया जाए, कैसे कर सकते हैं। उसी समय हमें ये लगा कि हम इक्विटीज़ में क्यों नहीं जाएं। तो काफ़ी लोगों ने मतलब आश्चर्य व्यक्त किया कि आप इक्विटी में कैसे जाओगे, आपको मतलब क्या आता है इक्विटी में, और इतने बड़े बड़े 2 जायंट बैठे हुए हैं, आप उसमें जाके क्या करोगे। तो हमने इक्विटी में थोड़ा सीरियसली सोचना शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें 2 चीज़ें समझ में आई कि अभी जो इक्विटी में लोग हैं और पिछले 5 सालों में जो आए हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पिछले 5 सालों में हर साल करीब 2 करोड़ लोग इक्विटी सेगमेंट में आ रहे हैं, नए ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और ये नई जनरेशन है। दूसरा, हमने ग्लोबल सिचुएशन जो है वो देखी। आज की तारीख में अमेरिका में करीब 56% लोग ऐसे हैं जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड बाज़ार में जुड़े हुए हैं टोटल पॉपुलेशन का। ओईसीडी कंट्रीज़ जैसे कहते हैं, 8 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन सब में कम से कम 25 से लेके 56 तक ये परसेंटेज है लोगों का जो इक्विटी या म्यूचुअल फंड सेगमेंट में जुड़े हुए हैं।
हम नॉर्मली कंपेयर करते हैं चाइना से। चाइना में आज की तारीख में करीब 17% लोग पॉपुलेशन का, जो उसे कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं, फिर भी 17% लोग इक्विटी या म्यूचुअल फंड मार्केट में जुड़े हुए हैं। और फिर हमने हिंदुस्तान के बारे में सोचा तो हमारे यहाँ सिर्फ आज की तारीख में भी करीब 8% लोग, करीब 10 करोड़ लोग पिछले 5 साल में ज्वाइन हो गए, फिर भी हमारे यहाँ सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का 140 करोड़ में सिर्फ 8% लोग जुड़े हुए हैं इस मार्केट से। हमने कहा तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि एक तो यही गति जो 2 करोड़ वाली चलती रही हर साल, तो करीब 17% करने के लिए हमें जस्ट डबल करना पड़ेगा आज का जितना मार्केट है उससे। तो बिना एग्जिस्टिंग जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे compete किए हुए भी नए जो इंक्रीमेंट आ रहे हैं उसका भी हम अगर 1% मार्केट शेयर अपने पास ले लेते हैं तो हमारे सर्वाइवल के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, ये हमने सोचा। दूसरा हमने ये सोचा था कि देखिए, अगर आप सिर्फ डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ना रेगुलेटर परमिशन देता है, ना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। हमारा ये मकसद है कि लोगों को इक्विटी सेगमेंट में, कैश सेगमेंट में या म्यूचुअल फंड सेगमेंट में लाकर जो नेशनल वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, ये हमारा एम है। ठीक है, हमने ये देखा कि जो हमारा क्लाइंटल है अभी तक जिनके साथ हम काम करते आए हैं, थैंकफुली कि एग्री कमोडिटी के चलते हमारा जो पहुंच है हमारी वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, और उन क्षेत्रों में इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव या म्यूचुअल फंड की पहुंच बहुत कम थी। हमने कहा कि हम उन लोगों को अगर इस रेगुलेटेड सेक्टर में लेकर आ सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो हमारा सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहा है या इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ रहा है, जो कंपनीज बढ़ रही है, उनका जो डिविडेंड है वो इनके पास पहुंचेगा, इनकी इनकम बढ़ेगी डेफिनेटली। दूसरा, डोमेस्टिक कैपिटल अपने आप रेज होगा, क्योंकि अभी ये होता है कि पॉन्जी स्कीम चलती है, गांव में लोग क्या करते हैं, या तो सोना खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं या ज़मीन में गाड़ के रखते हैं, प्रोडक्टिव पर्पज़ में पैसा कम आता है। अगर वो आना शुरू हो गया तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, डोमेस्टिक कैपिटल भी बढ़ेगा, हमें एफडीआई और एफआईआई पे डिपेंडेंस थोड़ा और कम हो जाएगा। ये 2 हमने सोचा, हमने बोर्ड से मंजूरी ली। हमने कहा कि हम ये भी करना चाहते हैं, तो बोर्ड का और बाद में रेगुलेटर का भी ये था कि आप अकेले हो जो कमोडिटी सेगमेंट में हो, अब आप इक्विटी में जाना चाहते हो तो आप कमोडिटी सेगमेंट छोड़ दोगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पिछले 23 सालों में हमने एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया है। आज की तारीख में करीब 13 लाख फार्मर्स एनसीडीएक्स पे ट्रेड कर चुके हैं। हमारी जो सब्सिडरी है रिपोजिटरी NERL, करीब 75% मार्केट शेयर NERL का है। जैसे NSDL और CDSL शेयर्स का जो डिपॉजिटरीज, हाँ डिपॉजिटरीज जैसे होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखते हैं, उसी तरह वेयरहाउसिंग में जब आप माल जमा करते हैं, किसान अपना माल जमा करता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट होती है वो NERL करती है, हमारी सब्सिडरी। तो वो 75% मार्केट शेयर हमारा है। NEML जो हमारी दूसरी सब्सिडरी है वो स्पॉट मार्केट है, वो है नाफेड या ऐसी जितनी भी सरकारी संस्थाएं उनके साथ काम करती है। हमारे रहते मतलब एसेइंग की सुविधा बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, तो हमने कहा ये पूरा इकोसिस्टम जो हमने तैयार किया है 23 साल में, उसको हम कैसे छोड़ दें। तो वो तो हम करेंगे ही, पर हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें कमाने के लिए हमें दूसरा कोई जरिया देखना है, इसलिए हम इक्विटी को देख रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि इक्विटी में आने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकी इनकम भी बढ़ सकती है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। पहली बार आपने बोर्ड से मंजूरी कब ली थी इक्विटी के लिए? करीब देखिए, हमने फंड रेजिंग किया था करीब सितंबर अक्टूबर में, तो उससे करीब 6 महीने पहले, मार्च अप्रैल पिछले साल के। एक सवाल वापस में कमोडिटी पे आते हैं, उसके बाद हम इक्विटी पे भी आएंगे। जब ये पहली बार बैन लगा था तो आपको लगा था कि इतना लंबा खिंच जाएगा, या आप लोगों के पास किस तरह का मैसेज था? देखिए, इसके पहले भी 2011 से बैन लगते आ रहे हैं, पर हर बार जब भी बैन लगे हैं वो बड़े छोटे पीरियड के लिए लगे हैं, 1 साल 2 साल। चने पे बैन लगा था, पहले भी लगा था, चावल पे लगा था, पर ये जब भी बैन लगे थे वो 1 या 2 साल में चले गए। ये पहली बार हुआ है कि कंटिन्यूसली 5 साल से चल रहा है, तो हमें कभी भी अंदेशा नहीं था कि इतने साल चलेगा। और अभी भी हमें पता नहीं कि क्यों चल रहा है, क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, जितनी भी मतलब इकोनॉमिस्ट हैं या मार्केट वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सब ये कहते हैं कि फ्यूचर मार्केट जो है वो करंट जो स्पॉट मार्केट है उससे कोई रिलेशन नहीं है इन्फ्लेशन बढ़ाने के चक्कर में, अगर इन्फ्लेशन अगर कंसर्न है तो। और दूसरा ये कि बहुत सी स्टडीज़ तो अभी जो हाल फिलहाल हुई हैं उनमें तो ये कहा गया है कि बैन के बाद भी जो इन्फ्लेशन का या प्राइस जो बढ़ने थे वो तो बढ़े ही हैं। तो हमारे कारण प्राइस बढ़ रहे थे, मतलब डेरिवेटिव मार्केट के कारण बढ़ रहे थे, ऐसा कोई कहीं भी मतलब किसी भी इकोनॉमिस्ट की नज़रों में सही नहीं है। तो अभी कोई अंदेशा नहीं था कि इतने साल चलेगा। आपको लगता है अभी उम्मीद है कि हाँ अभी हट जाएगा कुछ समय में, या अभी आपको लगता है कि आप हिम्मत हार गए? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमने तो कल भी, परसों एक सेमिनार दिल्ली में हुआ था जिसके लिए मैं आया था, उसमें भी हमने ये बात रखी है। उसमें फार्मर्स भी आए थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे पुराने,
तो उसमें भी बात रखी और हम ये करते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा मतलब हम ये नहीं कहते कि हमारा आग्रह है, हमारा ये बिलीफ है, हमारी मान्यता है कि ये भारत के खेती के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के मार्केट के लिए डेरिवेटिव मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, इससे अच्छा कोई उसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्योंकि आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, हम नोएडा में बैठे हैं, तो आसपास का कोई किसान होगा, अगर उसको अपनी फसल के बारे में जानना हो तो वो आसपास की मंडी में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दायरे में कर सकता है। उससे ज़्यादा तो उसको पता नहीं चलेगा। जो आड़तिया उसको रेट बताएगा वो दे देगा। अगर डेरिवेटिव मार्केट होता है तो उसे पूरे दुनिया में जो रेट मिलेगा वो उसे पता होगा फ्यूचर्स में, और वो आड़तिये से भी मतलब बार्गेन कर सकता है कि इस मार्केट में ये रेट मिल रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो जो ट्रांसपेरेंसी आपको मिल सकती है डेरिवेटिव मार्केट से, किसानों को मिल सकती है, उनके लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और दूसरा, जब आप बोते हो, कोई मतलब किसान जब बुआई करता है, उस समय अगर उसे प्राइस पता चल जाए कि कटाई के समय क्या प्राइस होगा, वो फ्यूचर मार्केट आपको दे सकता है। तो उसे ऑलमोस्ट गारंटी होती है कि इतना तो मुझे मिलेगा, इससे कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा 5-10%, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसकी उस समय जैसे कहते हैं ना कि जब कटाई होती है उस समय तो उसको जल्दी होती है कि जल्दी से मैं बेचूं और पैसा मिले, और उसका बिचौलिए जितने भी होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो अगर फ्यूचर मार्केट होता तो नहीं होता है। तो हमारी मतलब ये बिलीफ है, हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है कि ये बहुत अच्छा है भारत के पूरे किसान जितने भी हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स है, सभी के लिए। इसमें आपकी सरकार से कोई बात हुई हो, सेबी से कोई बात हुई हो इन सारी चीज़ों को लेके? देखिए, हम हमारी तरफ से हम हमारी एडवोकेसी करते रहते हैं। सरकारी जितने भी महकमे में जितने रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे या सेबी से, उनका भी रवैया थोड़ा हमें लगता है कि शायद उन्हें भी ये समझ में आया है कि हो सकता है आज नहीं तो कल बैन लिफ्ट हो जाएगा, हमारी उम्मीद है। ये सब एक हम वापस अब इक्विटी भी आते हैं, क्योंकि इक्विटी बहुत हॉट टॉपिक है आज के समय में। कब तक ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इक्विटी के NCDEX पे? देखिए, इक्विटी के बारे में हमारा कैलेंडर ये है कि हमने पिछले अक्टूबर में फंड रेजिंग किया। कुछ जो हमारी पहली जो शेयर कैपिटल थी उसका 40% एक्स्ट्रा, मतलब नए शेयर्स हमने इशू किए हैं। करीब 60 नए इन्वेस्टर्स हमारे पास आए हैं। हमारा अंदाज़ा ये था कि हम सबसे पहले इक्विटी के लिए पहले सिस्टम्स जितने हैं वो तैयार करेंगे। वो हमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके उसके ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं। अगले 1 या 2 महीने में हमारे पास सिस्टम आ जाएंगे। हमारा नेटवर्किंग का काम शुरू हो चुका है। हमारी DR साइट जो है वो उसका काम शुरू हो चुका है। कोलोकेशन का काम शुरू हो चुका है। ये सब चलते चलते हमारी उम्मीद ये है कि अगस्त या सितंबर तक यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट हमारे शुरू हो जाएंगे, UAT जिसे कहते हैं। और वो अगर हो जाते हैं उसके बाद फिर हम सभी से अप्रूवल लेंगे, क्योंकि फाइनल उससे भी पहले अप्रूवल जो देता है वो इन प्रिंसिपल देता है। और फिर आते हैं वो फाइनल इंस्पेक्शन करने कि आपका सिस्टम चल रहा है या नहीं। तो वो सिस्टम इंस्पेक्शन करवाने के बाद हम एक्चुअली ट्रेडिंग शुरू करेंगे। तो हमें ये लग रहा है कि इस कैलेंडर ईयर में हम इक्विटी लॉन्च कर देंगे, और इक्विटी के कुछ महीनों बाद हम इक्विटी डेरिवेटिव्स करेंगे। इक्विटी से पहले एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं जो पहले हमारे प्लान में नहीं था और बाद में हमें पता चला कि हम कर सकते हैं, क्योंकि कैश सेगमेंट का एक हिस्सा है म्यूचुअल फंड। और आपको शायद पता होगा कि हमारे जो 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं उनके पास म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म हैं। तो हमने कहा हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसका नाम दिया हुआ है हमने निधि, NCDEX निधि। और उम्मीद है कि 1 महीने में हम शायद उसे लॉन्च कर दें, अगले महीने। अगर सभी का अप्रूवल, हमें टेक्नोलॉजिकल अप्रूवल, हमारा प्रपोजल हमने भेज दिया सभी को, हमारी टेक्नोलॉजी रेडी हो गई है, उनका इंस्पेक्शन हो जाए तो उम्मीद यह है कि अगले महीने के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में हम उसे लॉन्च कर देंगे। नो अगेन, म्यूचुअल फंड में जाने का हमारा बड़ा अच्छा, हम जब सोचा था कि हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो क्यों जा रहे हो आप, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, हमारे बोर्ड ने भी पूछा था। हमने कहा बहुत अच्छी एक मतलब लॉजिक उसकी बनती है। भारत का किसान 2 बार या 3 बार हार्वेस्ट करता है, उसके पास लमसम पैसा आता है, ठीक है। जब अपना माल बेचता है तो लमसम पैसा आता है। वो लमसम अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे और किसी अपने गोल से कर दे कि मेरा बेटे की शादी करनी है, बेटी का 12th करना है, उसके बाद कॉलेज की फ़ीस है, उसके लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। पहली चीज़ है। दूसरा ये कि आजकल डेयरी, पोल्ट्री, ऐसी जो कैश वाली सेगमेंट वाली जो इनकम होती है किसान को, अदर दैन मतलब उसकी जो मेन खेती की इनकम के अलावा जो हर 15 दिन में उसको पैसा मिलता है, वो इन्वेस्ट करने के लिए वो SIP कर सकता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
तो मैंने कहा ये दोनों चीज़ें म्यूचुअल फंड के दौरान कर सकते हैं। हमने कहा हम अलग क्या कर रहे हैं जो बाकी दोनों एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा हमारा कनेक्ट सबसे ज़्यादा 13 लाख फार्मर्स हैं, करीब 750 FPOs के साथ जुड़े हुए हैं। क्या हम इन FPOs को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं? तो उसके लिए हमने पता किया क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको NISM का एग्ज़ाम देना पड़ता है ताकि आप MFD बन सको, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सको। तो हमारी टीम ने पहले, हमारे NCDX के स्टाफ ने पहले वो एग्ज़ाम दे के देखा कितनी मुश्किल है क्या नहीं, और वो पास हो गए। ठीक है, कर सकते हैं। हमने कुछ FPO से बात की, आप करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। मैंने कहा आपके लिए इनकम बढ़ेगी, दूसरा आपके जो मेंबर्स हैं उनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी, जैसे मैं LIC की म्यूचुअल फंड हो या HDFC का म्यूचुअल फंड है या SBI के म्यूचुअल फंड है, ऐसी जो स्कीम है आप वो अपने मेंबर्स को दिलवाओगे। सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, किसी पॉन्जी स्कीम में आपको पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ठीक है। तो आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करीब 17 FPOs में लोग वो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। जब हम AMC से बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड कंपनी से, तो हमने कहा देखिए ये हम आपके लिए पूरा एक वाइट कैनवास कर, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो B30 की बात करते हैं या B100 की बात करते हैं। बियॉन्ड 30 सिटीज़ उनका डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा नहीं है, बियॉन्ड 100 सिटीज़ तो बिल्कुल नहीं पहुंचा है। हमने कहा मैं आपको बियॉन्ड 100 सिटीज़ के लिए नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दे रहा हूँ। वो लोग बहुत खुश हैं, तो ठीक है आप करिए। इसमें रेवेन्यू मॉडल, जैसे एक तो डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए FPOs हैं आपके, तो वो उनका कमीशन बनेगा। एक्सचेंज का इसमें रेवेन्यू मॉडल कैसे होता है? हम तो प्लेटफॉर्म है, हमारे थ्रू करेंगे, प्लेटफॉर्म फीस मिलेगी। ओके, तो ये फीस आपको FPOs या डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं या फिर AMCs देती हैं? जैसे AMCs बाकी दोनों एक्सचेंजेस हैं तो ब्रोकर्स के थ्रू आता है। ओके, ठीक है, ब्रोकर्स करते हैं। सेम चीज़ हम हमारे यहाँ भी ब्रोकर करेंगे, बट इन एडिशन टू ब्रोकर MFDs भी करेंगे, और हम एक दो और भी मतलब इसके लिए आपको इंडिविजुअल AMC से कांटेक्ट करना पड़ता है या? दोनों होता है, आप इंडिविजुअल AMC से भी कर सकते हो या MFI जो इनकी संस्था है उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो हमने दोनों से कॉन्टैक्ट किया हुआ है। अच्छा, तो ये लगभग काम पूरा है जी। सारी MCs आपके साथ? सारी नहीं, अभी तो आ जाएगी, बट मतलब शुरू कर दिया हमने, तो कुछ तो आ गई हैं हमारे पास, बाकी सब भी आ जाएंगे, क्योंकि 1 महीने बाद हम लॉन्च करेंगे, तब तक आ जाएगी जो मेजर है। तो हमारा ये कि टॉप 10%, मतलब टॉप 10 जो है वो आ जाए तो बहुत है। तो ये क्या आपने जो भी आपका टारगेट, जो ऑडियंस कह लें, टारगेट जो आपका क्लाइंट है, वो आप जानबूझ के आप इसे रूरल इंडिया या जो आपके किसान इनको ही रखना चाह रहे हैं, या और लोग भी, मिडिल क्लास, अर्बन क्लास भी आपका टारगेट रहेगा? देखिए, अर्बन क्लास या मिडिल क्लास जो है वो तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानता है, उनके लिए तो मेरा ब्रोकर जो हैं वो भी काम करेंगे। जो NSE और BSE के साथ हो रहा है, वैसे भी मेरे ब्रोकर जो हैं वो भी यही करेंगे। उस क्लाइंट के पास तो पहुंचना बहुत ईजी होगा, क्योंकि अर्बन क्लास में तो पहुंच सकते हैं, कहाँ पहुंच नहीं सकते वहाँ पर हम नया मतलब ये कर रहे हैं, तो उससे मार्केट का एक्सपांशन होगा। तो ये अगर मान लीजिए कोई खरीदना चाहता है, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है, तो जो ऐप हैं जो भी इसके थ्रू NSE की, उसमें NCDX के, उसी के थ्रू खरीद सकता है, या उसके लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म होगा या अलग ऐप बनाएंगे, कैसे होगा? हमने NCDX निधि नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें NCDX की वेबसाइट पे उसकी लिंक मिलेगी आपको। NCDX निधि के थ्रू आप कर सकते हैं, तो उसको फ़ोन पे भी ऐप कर सकते हैं आज तो। अच्छा, सेपरेट ऐप है ये? सेपरेट ऐप है। ओके, और ये लॉन्चिंग हम कब तक मान सकते हो जाएगी? हम कोशिश कर रहे हैं कि जून एंड में कर लें या जुलाई 1st-2nd वीक में, मतलब जब आप लोग अगले इक्विटी का प्लान शुरू किए थे जी, तो म्यूचुअल फंड का प्लान नहीं बाद में आया? बाद में आया। अच्छा, लेकिन लॉन्च पहले हो रहा है? लॉन्च पहले हो रहा है। इसमें कितना एफर्ट लगा, या कितना टेक्नोलॉजिकल ज़रूरत थी, या कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ? क्योंकि इसके लिए मेरे ख्याल से आपने कोई फंडिंग तो इकट्ठा नहीं की है। नहीं, तो ये मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज थे उसके अंदर हो गया ये, इसके लिए फंडिंग हमने अलग से ली नहीं थी, तो वो तो सिर्फ इक्विटी और इक्विटी सेगमेंट के लिए ली थी। ये अपने रिसोर्सेज से कर दिया, करीब 7-8 करोड़ में हो जाएगा ये काम हमारा, मेरी ये उम्मीद है। तो एक बहुत बार बार सवाल आ रहा है कि जब आप डेरिवेटिव अपना लॉन्च करेंगे, इक्विटी डेरिवेटिव्स, तो क्या बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग भी NCDX पे होगी? देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो हमारे शेयर होल्डर हैं NSE, उनका प्रोडक्ट है, और वो एक सेक्टरल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जो है कि आपका एक फ्लैगशिप इंडेक्स हो सकता है, एक सेक्टरल इंडेक्स हो सकता है, वो मंथली होगा। हाँ। फ्लैगशिप इंडेक्स होगा वो आपका वीकली होगा। तो बैंक निफ्टी फ्लैगशिप इंडेक्स नहीं हो सकता कभी भी, तो इसलिए वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं आ सकता। हाँ, हमारी ये कोशिश रहेगी जब भी हम डेरिवेटिव लॉन्च करेंगे, बैंक निफ्टी से लगभग उस वोलेटिलिटी का, उससे अच्छी वोलेटिलिटी का प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे जो हमारा फ्लैगशिप होगा। तो क्या समवेयर कुछ बैंक के इर्द गिर्द रखने का प्लान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट हम अनाउंस करेंगे मतलब अगस्त-सितंबर में कि हमारा इंडेक्स क्या होगा, तब आपको पता चल जाएगा। अभी तो हम कंस्ट्रक्ट करने में लगे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल बार बार आया था, पिछली बार भी हमारी इसको लेकर बात हुई थी, आपने भी जिक्र किया
कि एनएससी और बीएससी को हम देखें तो एक तो एनएससी के आने के बाद से और जब से इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हुई है, जितने एक्सचेंज होते थे, कलकत्ता का अपना एक्सचेंज हाल में बंद हो गया, जयपुर में था, कानपुर में था, 20-22 एक्सचेंज होते थे, सारे बंद हो गए। क्या ये कंपटीशन या इसका कुछ आपको लगता है कि हाँ इसका इम्पैक्ट एक बड़ा मुश्किल होगा इन दोनों जायंट से मुकाबला करने में? देखिए, आपको अगेन मैं वापस उस पर चले जाऊंगा कि अगर आप हमारी ग्रोथ देखते हैं, पहली चीज़ जो इक्विटी की सेगमेंट की ग्रोथ हो रही है उसमें कम से कम 2-3 नए एक्सचेंज आ सकते हैं। दूसरा, किसी दूसरे देश से कंपैरिजन करता हूँ, अमेरिका में आज की तारीख में करीब 17 एक्सचेंज है, चाइना में 3 एक्सचेंज है, जर्मनी में 3 एक्सचेंज है, यूके में 3 एक्सचेंज है। हमारे ऐसे बड़े कंट्री के लिए 4-5 एक्सचेंज होना तो लाजमी है, बनता है, ठीक है। तीसरा, द वे इन विच मतलब मार्केट जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें तो कम से कम 2-3 एक्सचेंज और नए आ जाए तो भी एग्जिस्टिंग वालों को कोई इशू नहीं होगा। और यह है कि आपको अपना नीश फाइनलाइज करना है, मतलब जो आप किस सेक्टर में जा सकते हो, क्या कर सकते हो, ये अगर आपने ज़ीरो इन कर लिया मुश्किल नहीं होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें 1% मार्केट शेयर मिल गया तो वी आर ब्रेकिंग इवन, उससे ज़्यादा जो भी होगा हमारे लिए मक्खन होगा। कोई प्रोजेक्शन आपने रखा है कि इक्विटी में कब तक आप ब्रेक इवन हासिल कर लेंगे? हम ये मान के चलेंगे 2028 में वी शुड ब्रेक इवन, एंड 2026 के बीच में 27 में लॉन्च करेंगे, 28 में ब्रेक इवन कर लेंगे। कर लेंगे। अब कुछ समय पहले आपने कोलंबो एक्सचेंज के साथ भी कुछ एमओयूज किए थे, कुछ उनके साथ पार्टनरशिप की थी जी। उसके अलावा भी किसी देशों से आपकी बात चल रही है? अफ्रीका में कुछ आपको टारगेट कर रहे हैं या अभी भारत में ही सारा फोकस है? देखिए, मैं B20 के लिए जोहान्सबर्ग गया था, तो जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज वालों से हमारी बात हुई है। बहुत प्रिलिमिनरी अवस्था में इस वक्त हमारी 2 मीटिंग्स ऑनलाइन मेरे वापस आने के बाद भी हुई है। हम ये कोशिश करेंगे कि एक बार हमारा यहाँ का काम हो जाए, उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे। जोहान्सबर्ग में भी जो MD हैं वो उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मतलब 1 अप्रैल से ही ज्वाइन किया है। बट हमारी दोनों की ये हुई है कि अफ्रीका में बाकी जो देश हैं, छोटे देश हैं या बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, उनके साथ कुछ किया जाए जॉइंटली। तो आने वाले 2-3 साल में उसका परिणाम मिलेगा, पर ज़रूर करना चाहेंगे। उस क्यों करना चाहेंगे? 2 उद्देश्य हैं उसके। एक तो देखिए, हमारे आसपास भी देखेंगे आप, बांग्लादेश में जो ढाका एक्सचेंज है उसमें करीब 25% चाइना ले चुका है शेयर्स। तो हम ये है कि हिंदुस्तान को compete करना है चाइना से, तो हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन हम कोलंबो पहुंच गए तो श्रीलंका में वो नहीं आ पाएंगे। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि चटगांव एक्सचेंज में कम से कम हम स्टेक ले लें। MCX का वहाँ चल रहा है, पर पता नहीं, हम भी कोशिश करेंगे कि वो चल जाएँ। नेपाल में हम कोशिश करेंगे कि हम कर सकें। नेपाल में हमारी पहले बात भी हुई थी, पर बाद में ये गवर्नमेंट चेंज वगैरह हो गया तो आगे बढ़ी नहीं, पर कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी जाएँ। तो नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है ये सब करना। फंडिंग की इश्यूज इसमें, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इक्विटी में, म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आपका अगर इंटेंट सही है, आपका रिकॉर्ड थोड़ा ठीक ठाक है, और तीसरा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस लॉजिक अगर बनता है तो फंडर्स की कमी नहीं है, ये हमें लगता है। वो तो हमने देख लिया, आपने इक्विटी के लिए जो ट्राई था। अच्छा, एक अभी आपने पिछले हफ्ते ही वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च किया। लॉन्च नहीं किया अभी, लॉन्च 29 को होगा। अनाउंस किया, सॉरी, अनाउंस किया। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से इसमें भी 1 साल से काम चल ही रहा था। एग्जैक्टली है क्या? देखिए, इसमें हम 1 साल नहीं, हम 2 साल से काम कर रहे हैं इसमें। 2024 में सभी ने मतलब वेदर को एज वन ऑफ द कमोडिटीज़ डिक्लेयर किया अंडर SECC। तो वेदर के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसके लिए अगेन हमने US को मॉडल बनाया। हमने US में ये देखा है कि जब स्नोफॉल होता है तो पावर कंपनीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं, वो लोग हेज करते हैं स्नोफॉल के डिपेंड, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी तो ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कि जो पावर कंपनीज़ है, एनर्जी कंपनीज़ हैं, इन सब का शेयर बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा। कम होगी तो उनको हेज करना है कि लॉस होगा, बिजनेस में लॉस होगा तो वो हेज करना पड़ता है। हम जब उस मॉडल को देख रहे थे, हमने कहा हिंदुस्तान में क्या कर सकते हैं। दूसरा उनका है, और ये उनके जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे 1997 और 1999, उनके 2 कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा चलते हैं। एक है टेम्परेचर, एक है स्नोफॉल। हमने कहा स्नोफॉल तो इंडिया में चलेगा नहीं, इंडिया में चल सकता है, स्नोफॉल का इक्विवेलेंट क्या है, तो हमारे यहाँ रेन है, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर, वो भी इंडिया में चल सकता है। तो हमने कहा चलिए हम रेन पे देखते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम तो एग्रीकल्चर एक्सचेंज है, तो 50% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो रेनफॉल पे डिपेंड होती है। 2 तरह के मानसून आते हैं हमारे, एक तो वेस्ट से आता है जो अभी आएगा, एक ईस्टर्न भी आएगा जो चेन्नई में आता है दिसंबर से मार्च। हमने कहा मानसून इंडेक्स लॉन्च करते हैं। मानसून इंडेक्स लॉन्च करने का क्या फ़ायदा हो सकता है? हमने कहा देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मतलब इवन आप दिल्ली में जो बैठे हैं या बॉम्बे में जैसे मेरे जैसे लोग बैठे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। कैसे होगा?
बॉम्बे में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मेजर पोर्शन जो आता है वो टाटा हाइड्रो से आता है, टाटा हाइड्रो पावर है। लोनावले के पास उनका डैम है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बॉम्बे सिटी आती है। अब किसी साल अगर मान लीजिए कि बरसात नहीं हुई या कम हुई, वो अगर डैम नहीं भरा तो टाटा इलेक्ट्रिसिटी को तो लॉस होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर बिजली की आपूर्ति नहीं कर पाए तो उनको लॉस होगा। उनको हेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। दूसरा, मुंबई सिटी में आज की तारीख में मान लीजिए करीब 15 से 20 हज़ार ओला या उबर चलती है, ठीक है। और मुंबई में जब बरसात होती है तो ऐसी होती है कि साल में कम से कम 2-3 दिन मुंबई पूरा बंद हो जाता है। तब ओला या उबर कंपनी को ये मान के चलना है कि मुझे 3 दिन के लिए इनकम नहीं होगी, क्योंकि मेरी टैक्सी रोड पे ही नहीं आ पाएगी। वो कहाँ हैच करेगा, नहीं कर सकता। तो हमने कहा चलो ये भी एक तरीका है। तीसरा हमने कहा जो हमारा क्लाइंटेल है किसान, उसको भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर बरसात कम आने वाली होगी, ये अगर उसको हेज करना है, कम आने से उसको क्या नुकसान होता है, जैसे अगर उसने बीज बो दिया और फिर जून में 1 दिन बरसात आई और फिर 20 दिन नहीं आई, उसको वापस से एक बार बुआई करनी है तो उसका खर्चा बढ़ गया, ठीक है। वो बंडिंग करता है या वो मतलब फंगिसाइड डालता है, जो भी, उन सब का खर्चा डबल हो जाता है, ठीक है। उसको कैसे हेज करेगा? तो किसान हेज कर सकता है कि अगर अकाल पड़ रहा है या कम बरसात हो रही है या इरेटिक बरसात है कि डिस्पर्शन उसका ठीक नहीं है, तो उसको जो लॉस होगा वो हेज कर सकता है। कैसे हेज करेंगे? मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताइए ना। मान लीजिए मैं किसान हूँ और मुझे मतलब जब पकड़े हेज करना, तो ये एक आम किसान या इवन मैं भी नहीं समझ पाऊंगा कि हेज कैसे करूँगा मैं। अच्छा, चलिए बताते हैं। जैसे मैंने आपको किसी कमोडिटी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। हम ये मान के चलते हैं कि मैं जून महीने में सोयाबीन बो रहा हूँ, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि अक्टूबर में सोयाबीन का भाव क्या होगा, ठीक है। और मैं देखूंगा कि इस साल सोयाबीन का जो भाव है उससे कम ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो ठीक है वो होगा, तो मैं उसका ऑप्शन खरीद सकता हूँ, ठीक है। ये तो आपने कमोडिटी ही कर ली। उसी तरीके से हमने जब ये रेन मुंबई बनाया है तो इसका बेस है 2206, ये एवरेज रेनफॉल जो होता है 2206 मिलीमीटर, ठीक है। अभी हमने 30 साल का डेटा लेके बनाया है 2206 आप, और वो 4 कॉन्ट्रैक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं 29 तारीख को, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब अगर आप आज की तारीख में देखते हैं कि जून में बरसात नहीं हो रही है, तो आपको लग रहा है कि वो 2206 से एवरेज से कम होने वाली है, तो आपने ऑप्शन ये खरीद लिया कि 1900 का या 1800 का ऑप्शन खरीद लिया, तो जो 300 या 200 का जो फ़र्क आ रहा है उस पर आपको पेमेंट मिल रहा है, वो आपने हेज कर लिया। या तो बारिश होगी तो मेरा फायदा हाँ, फसल में हो गया, तो फसल में होगा, नहीं होगा तो इधर से लॉस इधर से मेंटेन होगा। ओके, ऐसे कर सकते हो। ये आपका काम मतलब जो हम एनसीडीएक्स में जो ट्रेड करते हैं, नॉर्मल कमोडिटी करते हैं, वो सेम उसी तरह कमोडिटी है, बस ये है कि इनविजिबल, मतलब जिसको आप कैश में ट्रेड कर रहे हो, मतलब डिलीवरी नहीं हो रही है इसकी। इसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट प्लान में है आपका, खास तौर पर कमोडिटी या इस साइड में? देखिए, हमारा एक प्रोडक्ट था पेपर, जिसे काली मिर्ची कहते हैं, ठीक है। करीब 12-15 साल पहले कुछ लिटिगेशन हो गया था, हमने विड्रॉ कर लिया। अब हम उसको फिर लॉन्च कर रहे हैं, अगले महीने उसको लॉन्च कर देंगे। दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टील स्क्रैप को करें, क्योंकि हमने जब आपसे कहा कि स्टील BIS के लिए होता है, स्क्रैप के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि स्क्रैप का कोई स्टैंडर्ड हो नहीं सकता। तो अब हम स्टील स्क्रैप लॉन्च करेंगे। दूसरा, इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं प्लेटिनम की, क्योंकि बुलियन और मतलब गोल्ड और सिल्वर तो चल गए, प्रेशस मेटल में तीसरा है प्लेटिनम, उस पर हमारी स्टडी चल रही है। तो हम ये तीनों लॉन्च करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम कमोडिटीज़ छोड़ रहे हैं, इक्विटी जा रहे हैं, हम कमोडिटीज़ में डबल स्पीड से आना चाह रहे हैं। तो हमारी कमोडिटीज़ हैं वो तो करेंगे ही, बट हम एग्री और नॉन एग्री में भी अलग अलग नई कमोडिटीज़ देख रहे हैं। आपका कंपनी का नाम देखें तो नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। अब आप इक्विटी में भी हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी हैं, आप कमोडिटी भी कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या रखेंगे? क्या कुछ नाम बदलने के प्लान है? नहीं, नाम बदलने का ये है कि हमारा फुल फॉर्म जो था वो हम उसकी बजाय हम NCDX लिमिटेड नाम करना चाह रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी MCA को एप्लीकेशन भेज दिया है, तो उस प्रोसेस में करीब 2 महीने का प्रोसेस है नाम चेंज करने का। तो NCDX लिमिटेड हमारा नाम होगा, जो पुराना नाम है वो चल जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल करते हैं इस पॉडकास्ट के लिए कि आपको करीब 5 साल हो गए इस पोजीशन पे और कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने के कगार पे है जी। ऐसी एक चीज़ जो आपको लगा कि बहुत अच्छा हो गया और एक किसी चीज़ का जो मलाल रह गया हो? देखिए, मलाल तो ये रह गया कि मेरे रहते रहते कमोडिटीज़ वापस नहीं आई, बैंड कमोडिटीज़, उसका मलाल रहेगा। और मेरे जाने के बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि NCDX को सपोर्ट करूँ कि अपनी खुद स्टडी करके कि वापस लेके आ सकूँ। अच्छा ये हो गया कि हम बंद नहीं हुए। देश के लिए बहुत अच्छा है कि एक एक्सचेंज जो एग्री की, मतलब एकमात्र एक्सचेंज जो एग्री में सीरियसली काम करता है वो बंद नहीं हुआ, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और अब तो मतलब ये हो गया कि
हमारी जो सबसे बदतर अवस्था थी वो हमने देख ली है। अब तो मतलब स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। तो उस बात की खुशी है कि जाते जाते हम इसको सुदृढ़ और ग्रोथ ओरिएंटेड देख के जा रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच सर, और जागरण बिजनेस को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।